डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, जिस कश्मीर के लिए युद्ध में जितने जवान शहीद नहीं हुए उससे ज्यादा जवान शहीद हुए, उसके लिए पाकिस्तान की भाषा बोल रहा, पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहा। नरेंद्र मोदी की यह ललकार उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले की है, जब उन्होंने कश्मीर में रैली के दौरान कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था और इसके लिए तत्कालीन यूपीए सरकार पर सवाल उठाए थे। अब मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान को दिया कड़ा जवाब। उधम सिंह नगर की उस रैली में मोदी ने जो बातें कही थी उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। मोदी ने हिंदुस्तान के सैनिकों के सिर कलम करने का मुद्दा भी उठाया था और कहा था कि बीजेपी की सरकार आने के बाद पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। पहले पाकिस्तान से की शांति की पहल, फिर पड़ोसी मुल्क को दी चेतावनी। भारत हमेशा से ही शांति और सौहार्द में यकीन करता है और मोदी ने भी पहले इसी भाषा में पाकिस्तान से बात करने की कोशिश की और इसीलिए अपने शपथ ग्रहण में भी खास तौर से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलावा भी भेजा। लेकिन पाकिस्तान को शायद ये भाषा ज्यादा रास नहीं आती, इसलिए अपने नापाक हरकतों को जारी रखते हुए लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। अब अंदरूनी मामलों में भी तेज कर दी दखल, अलगाववादी नेताओं से कर रहा है मुलाकात। कुछ ही दिन पहले मोदी ने कश्मीर में भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए फिर से पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए अपनी हरकतों पर लगाम लगाने को कहा था, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान से बातचीत बंद कर दी है। भारत सरकार के इस कदम से कई सवाल पैदा होते हैं कि क्या अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देगा भारत? पाकिस्तान पर और भी सख्त रवैया अपनाएंगे मोदी? क्या पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों पर लगाएगा लगाम? तो हो जाए अब फैसला। शब्बीर शाह के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चरमपंथी नेता सैयद अली गिलानी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक ने भी पाकिस्तान उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मुलाकात की। जी हां, भारत के बार बार चेतावनी देने के बाद भी पाकिस्तान हमेशा अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने की फिराक में रहा है, वो चाहे सीजफायर का उल्लंघन हो या फिर निर्दोष भारतीय सैनिकों की हत्या। यूपीए सरकार भी पाकिस्तान पर सख्त कदम उठाए जाने की बात करती रही और उससे बचती भी रही, लेकिन केंद्र में सरकार बदल चुकी है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। सत्ता में आने से पहले उन्होंने पाकिस्तान पर जो भी वादे किए थे उसे निभाने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पर सीधी जंग लड़ने की ताकत नहीं है। अब पाकिस्तानी हाई कमीशन के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात के बाद सरकार ने पाकिस्तान से बातचीत बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के कई मायने हैं। राजचक्र में आज हम इसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता माधव भंडारी मौजूद हैं, कांग्रेस से सत्या बहन हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार संगीता श्रीवास्तव और विदेशी मामलों के जानकार पीयूष पंत हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं राजचक्र में आज का सफर। हो जाए फैसला। तो बहस शुरू करने से पहले देखते हैं कि आखिर किन अलगाववादी नेताओं ने पाक उच्चायुक्त से मुलाकात की, जिसके बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान से विदेश सचिव की बातचीत न करने का फैसला किया। अलगाववादियों से मुलाकात पर भड़का भारत। भारत नहीं करेगा पाकिस्तान से बातचीत। अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। बार बार चेतावनी देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत की सीमा पर जहां वो सीजफायर तोड़ने की हिमाकत कर रहा है, वहीं अब पाकिस्तान ने अंदरूनी मामलों में भी दखलंदाजी तेज कर दी है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त लगातार कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पाक के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह से दिल्ली में बातचीत की थी।
लेकिन मोदी सरकार ने भी पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए 25 अगस्त को इस्लामाबाद में होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित बातचीत स्थगित कर दी गई है, क्योंकि विदेश सचिव सुजाता सिंह के इस्लामाबाद दौरे से अब कुछ भी हासिल नहीं होगा। Under the present circumstances, it is felt that no useful purpose will be served by the Foreign Secretary of India going to Islamabad next week. Foreign Secretary Sujata Singh's visit to Islamabad for talks on 25th August stands cancelled. दोनों देशों के बीच थमी बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों के चलते भारत को ये कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत के संदेश का पाक पर नहीं पड़ा असर। पाक उच्चायुक्त से मिले अलगाववादी नेता गिलानी। भारत ने भले ही पाकिस्तान से बातचीत रोककर उसे एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। शब्बीर शाह के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चरमपंथी नेता सैयद अली गिलानी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक ने भी पाकिस्तान उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर लोग भी भड़क उठे और पाकिस्तान उच्चायुक्त के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के शिरकत करने के बाद ये उम्मीद जगी थी कि दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर करने की दिशा में अच्छी पहल शुरू होगी, लेकिन जिस तरह से पड़ोसी मुल्क लगातार सीज फायर का उल्लंघन और भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है, उसके बाद एक बार फिर उसकी नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मिलने वाले हुर्रियत नेताओं का भारत के इस फैसले पर कहना क्या है। जितने भी प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के बने, उनमें वीपी सिंह से लेकर आई.के. गुजराल, चंद्रशेखर, पी.वी. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन 24 साल में जो भी पाकिस्तान से आया बातचीत करने के लिए हुकूमत हिंदुस्तान से, वो कश्मीरी लीडरों से मिले और हिंदुस्तान की हुकूमत ने उन इस काइंड की मीटिंग्स को फैसिलिटेट किया। आज ये पहली बार है कि हुकूमत हिंदुस्तान कहती है हम बात ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब जो हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत है उनका यह है कि वो कश्मीर पे बात नहीं करना चाहते हैं। उनकी लाइन बड़ी हार्ड लाइन है। देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो बातचीत का सिलसिला चल रहा था वो खत्म हो गया है और उसमें रुकावट पैदा हो गई है। हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि भाई कश्मीर की जो समस्या है एक पॉलिटिकल मसला है, इसको तमाम पक्ष इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीरियों को मिल बैठ के हल करना है। लेकिन जिस तरीके से इसको एक नेगेटिव सेंस में लिया जा रहा है हुर्रियत की मीटिंग को, मैं नहीं समझता हूं कि क्योंकि पिछले 20 साल से हम आते रहे हैं, हमने बात की है, हमने यहाँ पे लोगों से मिले हैं, एम्बेसी से मिले हैं, और हमारी कोशिश यही है कि भाई इस समस्या का समाधान निकाला जाए, सोल्यूशन निकाला जाए। पाकिस्तान की हुकूमत को और यहाँ की जो उनकी एम्बेसी है उनको अप्रिशिएट किया, क्या आपने स्टैंड लिया कि नहीं, ये लोग आते रहते हैं यहाँ, और ये लोग जम्मू कश्मीर का मसला जो बुनियादी मसला तो वही है, जब तक वो लोग मुतमईन न हो जाएं उस वक्त तक जम्मू कश्मीर का कोई पायदार हल निकाला नहीं जा सकता है। तो वाकई हर कोई नेता अपनी अपनी ओर से इस बात को कहने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो स्टैंड भारत ने लिया है, ये स्टैंड कितना सही और किस तरह से स्टैंड का आगे देखने को मिलेगा, कैसे फलसफा देखने को मिलता है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत में कांग्रेस की ओर से करना चाहूंगा, सत्या बहन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सत्या बहन जी, सबसे पहले 10 साल आप लोगों ने राज किया, यूपीए सरकार रही, आपका स्टैंड हम नहीं समझ पाए, देश तो नहीं समझ पाया कि किस तरह से आप विदेश नीति को लेकर के चल रहे हैं। बिरयानी खाने से लेकर के तमाम तरह की बातें होती रही, पर अब जब भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक स्टैंड लिया है, ठीक है, उनका स्टैंड एटलीस्ट वो स्टैंड तो ले रहे हैं, इस पे दिक्कत क्यों है आपको? देखिए, दिक्कत हमें बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपने यूपीए सरकार का नाम लिया है, तो यूपीए सरकार के समय, चाहे इंदिरा जी का समय हो, चाहे उसके बाद का समय हो, पाकिस्तान ने कभी जरूरत नहीं की इस तरह की हरकतें करने की। देखिए, आजादी के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कितनी बार चुनाव विधानसभा के हो चुके हैं, लोकसभा के हो चुके हैं, और वहां की जनता ने अपना फैसला दे दिया है। और जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, जिसपे ये जो कुछ चंद लोग जो है
जो अलगाववादी नेता है, चाहे वो शब्बीर शाह हो, चाहे गिलानी हो, चाहे मलिक हो, या इनके जैसे और भी लोग हों, ये हमेशा पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर माहौल को खराब करते रहते हैं। तो इस बात को इनका अभी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान ने गलत किया है, वहां के उच्चायोग ने इनको निमंत्रण भेज के बुला के एक माहौल को खराब करने की कोशिश की है। कल मैं एक चैनल पे देख रही थी कि जो रक्षा विशेषज्ञ है वो स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि इंदिरा जी के समय में पाकिस्तान की कभी जरूरत नहीं की इस तरह की हरकतें कर रही। हमने इंदिरा जी ने तो पाकिस्तान का नहीं, देखिए हिंदुस्तान नहीं पर आपकी ओर से एक मिनट सत्या बहन जी, आपके जो आप ये आपका कहना है कि उच्चायोग को, पाकिस्तान उच्चायोग को नहीं मिलना चाहिए था, पर जो तमाम आपके नेता हैं दिल्ली में बैठे हैं वो सब लोग यही बात कह रहे हैं कि कंफ्यूज्ड है भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री कंफ्यूज्ड है, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों कह रहे हैं ऐसा आपके नेता? नहीं था, नहीं देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन ये समय नहीं था कि वो बुला के और माहौल को खराब करें। तो ऐसे जब माहौल खराब होता है और कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो उसमें कोई नहीं, पर ठीक किया ना भारतीय जनता पार्टी में कभी ये निर्णय को आप कैसे देखती हैं? माहौल नहीं है, देखिए माहौल ठीक होना चाहिए, माहौल ठीक नहीं है। और पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, आप समझ नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ये निर्णय ठीक है कि नहीं है जो सरकार ने फैसला लिया, इसे कैसे देख रही हैं आप? देखिए सरकार ने जो भी निर्णय लिया है वो हमारी विदेश नीति के तहत ही लिया है। मैं समझती हूँ कि इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए इंदिरा जी के समय में पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिया था और शिमला समझौते के समय ये बात हो गई थी कि पीयूष जी को मैं आऊंगा आपके पास। पीयूष जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सत्यवेद जी आ रहा हूँ। पक्ष कौन होते हैं? ये कोई पक्ष नहीं है। देखिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या ये लोग कोई त्रिपक्षीय वार्ता नहीं है। चलिए मुझे लग रहा है कि चूंकि आप खुद कांग्रेस के अंदर शायद एक मत निकल करके नहीं आ पा रहा है। बहरहाल आपके पास मैं आऊंगा फिर वापस। पीयूष जी, ये जो स्टैंड लेने की बात बार बार की जा रही है, अब ये कहा जा रहा है कड़ा संदेश दिया, जैसे खुद सत्या बहन जी कह रही कि नहीं, एक तरह से वो इस बात को तो एक्सेप्ट कर ही रही है कि निर्णय तो कोई गलत है नहीं, पर कांग्रेस का भी एक धड़ा लगातार ये बात कर रहा है, तो कंफ्यूज आखिर है कौन? नहीं देखिए, कंफ्यूज खुद जो है कि वो कांग्रेस पार्टी, मैं कह सकता हूं अगर वो इस तरह की बातें कर रही है तो है, क्योंकि और कंफ्यूजन ये लोगों के बीच में जा रहा है जी। क्योंकि आप देखिए कि जब मोदी के अगर भाषण, जैसे आपने भी क्लिपिंग दिखाई जी, मोदी जब चुनाव प्रचार में थे तो वो बहुत ललकार रहे थे पाकिस्तान को, ठीक है, और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं और शपथ समारोह में जिस तरह से उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया और उसका जो महिमा मंडन हुआ पूरे मीडिया में, और खुद सरकार की तरफ से भी खासकर वो तवज्जो दी गई कि हम एक पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते करने की एक पहल मोदी ने ली है, मोदी की काफ़ी प्रशंसा की गई इस बारे में। और फिर उसके बाद जो है मोदी ये बयान देते हैं, जैसा कि आपको याद होगा, कि जो है पाकिस्तान जो है वो प्रॉक्सी वॉर में लगा हुआ है, वो हमारे भारत पे आक्रमण नहीं कर सकता, इसलिए वो जो अलगाववादी तत्व हैं उनके माध्यम से, आतंकवादियों के माध्यम से जो है वो लगातार जो है भारत में घुसपैठ कर रहा है। तो इस तरह के जो ये रिश्तों की जो शुरुआत उन्होंने करी थी एक बेहतर, तो उसके खिलाफ ये चीजें जाती हैं। और अब जिस तरह से जो है अब एक जो सचिव, दोनों देशों के सचिव की मीटिंग 25 तारीख को होने वाली थी, उसको अचानक से जो है वो अगर हुर्रियत नेताओं से और पाकिस्तान हाई कमिश्नर की बात होती है, उसको एक मुद्दा बना के जो है कि कैंसिल कर दिया गया। तो ये निश्चित रूप से एक इस तरह के संदेश तो दे ही रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति है क्या, या पड़ोसी देशों से नीति है क्या, आखिर उन्होंने जो ये शुरुआत करी थी उसके पीछे लॉजिक क्या, तर्क क्या था, और क्या उनको लगातार इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, इसको बीच में क्यों रोक दिया? आपके हिसाब से क्या है, ये एक जरूरत थी करने की? मुझे लगता है कि ये इस तरह का कदम अभी नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि एक शुरुआत की गई है। देखिए हुर्रियत नेताओं के साथ लगातार जो हैं वो लगातार जो है पाकिस्तान के उच्चायुक्त से मिलते रहते, पाकिस्तान जाते रहते हैं। वहां भी पिछली बार भी आपको याद होगा यूपीए सरकार दौरान वो लोग गए थे पाकिस्तान सरकार ने उनका स्वागत किया था, तब भी बड़ी आलोचना हुई थी। तो ये चलता रहेगा, क्योंकि देखिए जब तक कश्मीर का मसला ऐसा है कि वहां लगातार भारत पाकिस्तान के अलावा जो वहां के स्थानीय जो लोग हैं, वो भी जो नेता हैं, जो हुर्रियत नेता हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उनके लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण है कश्मीर, ठीक है। तो इसलिए वो इस तरह की बातचीत होती रहेगी। लेकिन जो शुरुआत आपने करी है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो मैं देखता हूं कि खासकर जो नरेंद्र मोदी उस ट्रैप में फंस गए जो पाकिस्तानी सेना ने बनाया, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का हाथ इसके पीछे है। नवाज शरीफ देखिए इस समय वहां पे झेल रहे हैं पूरा, जिस तरह से आप कहना चाह रहे हैं कि वो जानते थे कि इस तरह मना करेंगे वो? नहीं, देखिए हमेशा से आईएसआई और सेना जो है वो नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते सुधरे, क्योंकि आईएसआई जो है और सेना उनका एक दखल रहता है। जिस तर्ज के ऊपर वो रिश्ते सुधारना चाहते हैं, वो तर्ज कितनी सही लग रही है आपको?
जिस तरह से ये बात निकल करके आ रही है कि एक हाथ में आप बंदूक है और एक हाथ में फिर आप आके अलगाववादी नेताओं से भी मिल रहे हैं, तो इस बात को जस्टिफाई आखिर कैसे जाए? क्या सिर्फ इसी चीज के लिए इस बात को सिर्फ इसीलिए जस्टिफाई कर दिया जाए क्योंकि आप 24 साल से मिल रहे हैं या 20 साल से मिल रहे हैं तो अभी भी मिलिए? नहीं, देखिए आखिर उसमें ऐसा क्या हुआ या इस तरह का कोई वक्तव्य आया क्या? हमने ओवर रिएक्शन दिया है क्या? कोई ऐसा कोई वक्तव्य आया उनकी तरफ से, माधव जी या पाकिस्तान उच्चायुक्त की तरफ से ऐसा कोई आपके पास लौट रहा हूं? माधव जी, अगर आप इस पूरे डिस्कशन को सुन रहे हो, आप कैसे देख रहे हैं इसको? यहां पर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी भी एक ट्रैप में फंस गए, क्या कंफ्यूज हैं? इसमें कंफ्यूजन क्या किसको दिखाई देता है मेरी तो समझ में नहीं आता है जी। जहां सरकार बनने के बाद जब चुनाव चल रहा था तब ऐसा एक माहौल पैदा करने की कोशिश की रही थी कि भाजपा की सरकार अगर आएगी तो पाकिस्तान और पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। जी। लेकिन भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आने के तुरंत पश्चात मोदी जी ने जो पहल की और उसको जो रिस्पांस मिला जी, वो देखकर सबको यह पता चल चुका कि पड़ोसी देशों से अगर संबंध सुधर सकते हैं तो भाजपा ही सुधर सकती है। लेकिन पाकिस्तान नहीं, पर आपने बातचीत के सिलसिले को तो बंद कर दिया ना। अब आपने बातचीत के सिलसिले को तो बंद कर दिया। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जो नागरिक सरकार है वो एक ढंग से चलती है, पाकिस्तान की सेना दूसरी तरफ चलती है और आईएसआई तीसरी तरफ चलती है। पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट को अगर भारत से रिश्ते ठीक करवाने हैं जी, तो आईएसआई और सेना को वो नहीं करना, ये उनकी कोशिश है। और इसी कोशिश को जवाब देते हुए मोदी जी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि पाकिस्तान भारत से प्रॉक्सी वार में जुड़ा है टेररिज्म के जरिए जी, और उसे रोके। लेकिन उस पहल को भी, उस इशारे को भी अनदेखा किया गया। ठीक है, मैं सत्यापन जी आपके पास आ रहा हूं। और अब जाकर जब जम्मू कश्मीर के चुनाव आ रहे हैं, जी जी, जम्मू कश्मीर के चुनाव आने के पहले जी, पाकिस्तान के लोग अगर पाकिस्तान अपने हाईकमान के जरिए सेपरेटिस्ट लोगों के साथ मुलाकातें करती है तो पिछले कई चुनावों का यह हमें अनुभव है हमारे पास कि हर चुनाव में यही सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की मदद से चुनाव में हिंसाचार। ठीक है, चलिए संगीता जी, ये चूंकि आपने तो ये रोकने के लिए आ रहे हैं सर, भारत सरकार की तरफ से ठोस इशारा दिया गया, ठोस इशारा, या तो आपको भारत सरकार के साथ डील करना होगा। ठीक है, चलिए, दोनों तरह की बातें यहाँ पे संगीता जी की बात कहाँ है? ठीक है, एक तरफ बात ये कही जा रही है, पीयूष पंत जी भी कह रहे थे कि आपने बातचीत के द्वार तो बंद कर दिए, अब आप करेंगे क्या? स्टैंड आपने ले लिया। और एक तरफ ये बात भी कही जा रही है कि नहीं, ठीक स्टैंड है, कैसे बातचीत चलेगी? आप एक तरफ बंदूक हाथ में रख करके बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके अलगाववादी नेताओं से मिल रहे हैं, तो आप सरकार से मिलिए या अलगाववादी नेताओं से मिलिए, स्टैंड सही है गलत क्या है, कैसे आप देखती हैं? देखिए, भारत, मेरे हिसाब से तो भारत सरकार का जो स्टैंड है वो बिल्कुल सही है। इवन यदि आप अलगाववादी नेताओं के बयान सुने, यासीन मलिक ने जो कहा अभी आपके रिकॉर्ड पे, वो स्पष्ट है कि हम 20 से 25 साल से मिल रहे हैं। हाँ। दूसरे नेता कह रहे हैं कि ये समस्या ऐसी है कि बगैर मिलने से हम नहीं सुलझाते। हाँ। जब 20 से 25 साल तक आप लगातार मिलकर बातचीत से कोई हल नहीं निकाल पाए तो आज की बातचीत से आप कौन सा हल निकालने वाले थे? यदि भारत सरकार ने इस पे पाबंदी लगाई है तो बहुत उचित है। कहीं ना कहीं किसी न किसी समय कदम उठाना था। जिस समय उठाए जाएंगे निश्चित है कि मतभेद रहेंगे, कोई कहेगा ये समय उचित नहीं था, ये समय उचित था। हाँ। तो यहाँ पर मतभेद तो होने जायज है और होना भी चाहिए, परंतु जो कश्मीर अलगाववादी या कश्मीरी नेता, कुछ भी कहें हम, चाहे उन्हें अलगाववादी नेता कहें या कश्मीरी नेता कहें, हुर्रियत नेता कहें, जो सरकार के जो मनभेद स्पष्ट जो समझ में आ रहे हैं वो चिंताजनक स्थिति है कि ये जो मनभेद है, पहले हमारे नेताओं की, हुर्रियत नेताओं की भारत सरकार के नेताओं से बातचीत हो जानी चाहिए थी और उसके बाद फिर ये पाबंदी लगानी चाहिए थी। अब जो मनभेद स्पष्ट हो गए हैं, जो पाकिस्तान के सामने जो उच्चायुक्त ने बुलाया और गए निमंत्रण पे, वो बात हुई और हमारे लोगों ने प्रदर्शन किया, ये उचित नहीं था। कहीं ना कहीं ये एक डिप्लोमेसी के तहत इस चीज को रोकना चाहिए था। लेकिन भारत तो हुर्रियत नेताओं को तवज्जो देता नहीं है, वो मानता कि वो अलगाववादी तत्व हैं, इसलिए वो उनसे बातचीत का सवाल ही नहीं उठता भारत सरकार का। भारत सरकार तो कहती है अलगाववादी तत्व हैं, तो भारत सरकार हुर्रियत नेताओं से बात ही नहीं करती है। तो फिर भारत सरकार को जब विदेश सचिव के साथ बातचीत से उन्होंने रोका था, तो कहीं ना कहीं उच्चायुक्त को ये स्पष्ट होना चाहिए था कि आप हमारे अलगाववादी नेताओं को भी दिल्ली में आकर आमंत्रण देकर नहीं मिल सकते हैं। ये दो एक साथ फिर
आदेश पारित होना चाहिए थे। नहीं, पर ये जो बातें हैं कि आपने तो ब्लॉक लगा दिया, अब आगे आप बात करेंगे कैसे, ये सब जो बातें, जैसे पीयूष जी भी इस पर इशारा कर रहे थे कि ले दे करके आपके पास करने को लो बातचीत ही है, बातचीत के अलावा तो आपके पास कोई और विकल्प है नहीं कि अलग से कुछ और हो जाए। और वही बातचीत जो आपकी गाहे बगाहे होती है, अगर वो ब्लॉक लग जाएगा उसके ऊपर किसी कारणवश, तो इतना सेंसिटिव इशू को फिर आप कैसे आगे लेके चलेंगे? जैसे पाकिस्तानी नेताओं ने कहा है कि मुझे आश्चर्य हुआ भारत के इस निर्णय पर, इस पक्ष पर, वो उन्होंने अपना पक्ष बदल लिया है, हम वहीं पर स्थिर हैं। तो इतने साल से जब हम देखते रहे हैं कि निश्चित ही एक पक्ष में समानांतर ढंग से बातचीत होती जा रही है, दूसरे पक्ष में हम समानांतर ढंग से न्यूज़ सुनते जा रहे हैं कि वो युद्ध विराम का कंटिन्यू उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। तो ये बातचीत के बाद को निश्चित ही कुछ ना कुछ तो उन्होंने तर्क रखे होंगे, जो पूरी बात रखी कि बातचीत कब तक विराम रहेगी, किन परिस्थितियों में विराम रहेगी, किन परिस्थितियों में शुरू की जा सकती है और कैसे शुरू की जा सकती है। ठीक है, आप सत्या बहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको इस बात का मलाल है, क्योंकि आप लोग जब यूपीए सरकार के, मैं 10 साल की बात कर रहा हूं, आपके पास बहुमत नहीं था, कई निर्णय ऐसे थे पाकिस्तान को लेकर के भी आप नहीं ले पाए पूरी तरह से, वहां पर भी कहीं ना कहीं कमियां रही। ये जो निर्णय लिया गया है, क्या इसमें कांग्रेस खड़ी है? एज अ राष्ट्र आपको खड़ा नहीं होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी, क्योंकि ये देश की बात है, हम पार्टी लेवल से क्यों नहीं उठ रहे हैं, क्यों आपके नेता लेवल पे ही बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमने कांग्रेस ने, या कांग्रेस की सरकार रही हो या पार्टी रही हो, कभी भी राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं किया। और जहां तक ये मोदी सरकार का है, मोदी सरकार पूरी तरह से पाकिस्तानी उच्चायुक्त को या वहां की सरकार को स्पष्ट संदेश देने में विफल नहीं है। ये पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने जिस तरह से हुर्रियत नेताओं को या उग्रवादी नेताओं को निमंत्रण देकर बुलाया वार्ता से पहले, तो क्या उनको पक्षकार बनाना चाहते हैं? पक्षकार तो वो है नहीं। अगर वार्ता होती है सचिव स्तर की, भारत और पाकिस्तान की वार्ता होती है, उनसे क्या वार्ता होती है? वैसे चाहे इस वार्ता से पहले या बाद में, चाहे हमेशा पाकिस्तान जाते रहते हैं और जाते रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी वार्ता के समय वार्ता को प्रभावित करना या वार्ता में वो पक्षकार बनने की कोशिश करना, ये बिल्कुल तरीके से गलत है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, चाहे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का शासनकाल हो, नेहरू जी का हो, इंदिरा जी का शासन हो, कभी पाकिस्तान ने जरूरत नहीं कर पाया इस तरह की। अगर इनको हुर्रियत नेताओं को, गायवादियों को अगर वार्ता करनी है तो पाकिस्तान ने जरूरत करने की बात आप बार बार कर रही हो। 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर के टुकड़े किए, ये आप भूल रही हो। अरे आप ये क्यों भूल जाते हैं? आपने जब समझौता है, पाकिस्तान ने भारत पर आज तक 3 बार आक्रमण किया, ये भी आप भूल रही हो। जी, हमने बांग्लादेश बना के कांग्रेस की सरकार होती नहीं, हम विषयांतर कर रहे हैं ना, भारत पर देखिए हम विषय पर हैं, कितने किए उसका भी हिसाब आप माधव जी, देखिए, हम चूंकि विषयांतर कर रहे हैं, हम विषयांतर कर रहे हैं, बात करिए। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने जिस नहीं, जहां तक ये बार बार जुलत की बात कर रही है मैडम, आज की नहीं, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप पाकिस्तान की जुलत की बात कर रही है। माधव जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके सुर में सुर मिला करके बात कर रही है सत्ता बहन जी। बात चल रही है आज की। देखिए माधव जी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया है और ये उनको स्पष्ट संदेश देने में हमेशा नाकामयाब। ये कारगिल कब हुआ था? जब अटल बिहारी वाजपेयी, अरे इतिहास छोड़िए ना, इतिहास पे मत जाइए, वो सब छोड़िए, उससे मतलब वो ठीक है, वो जो बट मेरी बात सुनिए, हम वो मौजूद पे बात करें। अरे माधव जी, एक बात बताइए, आपको तो खुश होना चाहिए, आपके सुर में सुर मिला करके कांग्रेस भी बात कर रही, चलिए किसी एक विषय पे तो आपके साथ है वो। हम किसी के सुर में नहीं, हम किसी के सुर में सुर नहीं मिलाते, लेकिन हमारा स्पष्ट है कि हम बिल्कुल हमें खुशी है इसमें कि कहीं न कहीं कांग्रेस को एक मिनट सत्या बहन जी सुन लीजिए जरा, एक फिर बोलिएगा, इसके तो हम खुश है, इसलिए लोग बुला के उनको निमंत्रित करते हैं। एक मिनट, ठीक है, हाँ जी माधव जी अपनी बात रख दीजिए जी। जहां तक अभी बातचीत बंद करने का मुद्दा आया है और इसके ऊपर अलगाववादी नेता और पाकिस्तान जिस भाषा में बोल रहे हैं कि पिछले कई सालों से हम मिलते रहे, तो आज बातचीत बंद करने में क्या कारण है जी? तो पिछले कई सालों से जो चलता रहा है और जिस बातचीत से कुछ नतीजे नहीं निकलते, वो बातचीत शुरू रहने की क्या जरूरत है? फिर बुलाया तो आप ही ने था ना, नवाज शरीफ को तो आप ही शपथ ग्रहण में बुला करके लाए थे। पाकिस्तान अलगाववादी नेताओं को बल देता रहेगा जी, ये तमाशा हम कब तक देखते रहेंगे? नहीं, पर आपने शुरुआत तो अपनी ओर से ही की थी, नरेंद्र मोदी साहब ने बुलाया था नवाज शरीफ को, आज ये फैसला लिया है, तब कांग्रेस ने तो आपको कहा नहीं था कि आप बुलाइए, बुलाकर आप ही लाए थे संबंध अच्छे रखने के लिए जी। हमने अपना इरादा दिखाया, हमने अपना इरादा साफ किया कि हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सलूक चाहते हैं जी।
ठीक है, अब चलिए आगे जाकर हाथ बढ़ाने का काम किसका? हमने तो लेकिन हाथ बढ़ाया। माधव साहब लगता है कि नरेंद्र मोदी का प्रभाव पड़ा नहीं नवाज शरीफ के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर नरेंद्र मोदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसा लगता है, जो पाकिस्तान ने जो है उल्टा जवाब दिया है। पाकिस्तान पर नरेंद्र मोदी का प्रभाव कितना पड़ा है, या अगर देखना है आपको, तो पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल है मोहसिन चौधरी जी, उन्होंने पाकिस्तान के नेताओं को जो सलाह दी है वो आप पढ़िए। नहीं भाई देखिए, जो पाकिस्तान कर रहा है, जो पाकिस्तान कर रहा है, हम तो वही मानेंगे ना, सलाह कौन सी मानेंगे? पुराने सोच के तरीके बदलने चाहिए और नॉर्मल से लाने का यही सबसे अच्छा मौका आपके पास है, उसका नतीजा आपने निकालना चाहिए। क्या आप इंतजार कर रहे थे क्या माधव जी इस दिन का, अलगाववादी नेता मिले, क्या आप भी लेट नहीं हुए? बात चुका है, एक तो सिविल गवर्नमेंट है जी, दूसरी तरफ सेना है और तीसरी तरफ ISI है जी। नहीं तो ये जानते हुए तो नरेंद्र मोदी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अगर पाकिस्तान के सिविल गवर्नमेंट को काम करने नहीं देती है, पाकिस्तान के लोकतंत्र पे इनके हावी है, पाकिस्तान के लोकतंत्र पे सेना और ISI हमेशा हावी रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। जी पीयूष जी, आप अपनी बात रख रहे हैं, जरा अपनी बात रख। नहीं देखिए, ये बात तो आप सबको पता है, जग जाहिर है कि पाकिस्तान में जो कुछ तय होता है, खासकर भारत को लेके, जब भी देखिए हमेशा, चाहे आप देख लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी का समय रहा हो, चाहे और भी कोई समय रहा, कांग्रेस का समय रहा हो, UPA का, जब भी रिश्ते सुधरने की बात होती है तो लगातार सेना और ISI जो है इन रिश्तों को सुधरने नहीं देते, क्योंकि एक ही ऐसा मुद्दा है भारत में, कश्मीर का ऐसा मसला है जिसको लेके जो है पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की जो राजनीति है उसमें अपना दखल बनाए रखती है, तो वो कभी नहीं चाहते इसलिए कि वो वहां पे कभी भी जो है भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे, और इसको सब जानते हैं। इसी को देखते हुए जो है कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जानते हुए कि ये खेल जो है ISI और पाकिस्तानी सेना के रचा गया है, ना कि वहां की सरकार का, तो कम से कम नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि ये जो सचिव लेवल की जिस तरह की बातचीत थी वो सिलसिला आगे बढ़ता, उसमें वो बातचीत करते। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ठीक है, आप आज भारत ने इस बात के ऊपर सवाल खड़ा किया है, पर मान लीजिए कल से अगर ऐसी ही मीटिंग पाकिस्तान के अंदर हो रही होती और बलूच की तरफ के कोई लोग अगर मिलने के लिए भारतीय उच्चायोग में आते, तो क्या पाकिस्तान अलाउ करता? पीयूष जी, कैसे इसे देखा जाए? तब तो पाकिस्तान अलाउ करता नहीं इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का दरअसल पाकिस्तान का भी एक ये बात कहता है पाकिस्तान लगातार कि आप तो बहुत बात कर रहे हैं कि जो है हमूरियत से बात कर रहे हैं, या पाकिस्तान जो है दखलंदाजी कर रहा है, लेकिन आप भी तो जो है बलूचिस्तान में जो है जो बलूचिस्तानी जो रेबल हैं वहाँ के, उन लोगों को मदद दे रहा है भारत, उनका भी ये कहना है। तो निश्चित रूप से अगर ये बात होती है कि भारत का जो वहाँ का उच्चायुक्त है, अगर भारत का उच्चायुक्त है वो बलूची जो नेता है वहाँ के, जो बलूची नेता रेबल नेता हैं जो वहाँ के चाहते हैं कि आज़ादी मिले वहाँ, अगर वो उनसे बातचीत करता तो क्या आपका रुख होता? तो निश्चित रूप से जो है कि भारत भी वो ऑब्जेक्ट करता, तो उस समय पाकिस्तान भी ऑब्जेक्ट करता कि भारत हमारे यहाँ दखलंदाजी कर रहा है। तो आज जो भारत ने ये बात कही है, तो निश्चित रूप से ये आपको इसको ध्यान में रखना होगा कि क्या क्या चल रहा है, उसी आधार पर अगर आपको रिश्ते सुधारने हैं तो आपको एक कदम आगे बढ़ना होगा। पर पीयूष जी, क्या ये चीज आप मानते हैं कि आज कई बार इंटरनेशनल लेवल पे एक बार लिया गया स्टैंड आपको आगे बहुत बार उसका इफेक्ट, आपको रिपल इफेक्ट देखने को मिलता है? आज आपने इस मुद्दे पे स्टैंड लिया कि आपको ये भी डर है आपको कि आने वाले दिनों के अंदर कई और मुद्दों के ऊपर इसी स्टैंड को दोहराने की फिर उम्मीद की जाएगी भारत से? आप बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो सकते अगर जहां जरूरत पड़ी आपको तो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और मेरा ये कहना है कि जो दोनों देशों के जो आंतरिक हालात हैं वो बहुत कुछ ये गवर्न करते हैं कि रिश्ते कैसे हो रहे हैं। अभी आप देख लीजिए जो पाकिस्तान के जो हालात है इस समय जो नवाज शरीफ बिल्कुल घिरे हुए हैं वहाँ पे, जो विपक्ष नेता इमरान खान है और जो वहाँ के धार्मिक गुरु हैं जो कनाडा के रहते, उन्होंने वहाँ पे धरना दे रखा है। बुरी तरह से वो घिरे हुए हैं वहाँ पे, उनको सरकार को बर्खास्त करने की मांग हो रही है। यहाँ पे जो है हिंदुस्तान में आप देखिए क्यों मोदी के सुर बदल गए, क्योंकि कश्मीर में चुनाव है, राज्य के दूसरे हिस्सों में और देश के दूसरे राज्यों में चुनाव है, तो एक हिंदू जो वोट है उसको जो धमकी, हमेशा जो हिंदूवादी जो वोट है वो हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। ठीक है, तो ठीक है, उस पूरे विषय को लेकर के आपका बातचीत है। संगीता जी, क्या वाकई आपको भी लगता है सुर बदले हैं क्या? जैसा कि पीयूष जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सुर बदले हैं और ये इसके पीछे कहीं ना कहीं JN के चुनाव या तमाम जो चीजें हमारे यहाँ होता है, ये सब चीजें हो जाती हैं, चुनाव को लेकर के ज्यादा नेता चिंतित रहते हैं, क्या ये चिंता का विषय दिख रहा है? सुर बदले जैसे शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकते। सुर बदलना यदि हम तब बोलते जब पहले कुछ और बोल रहे हैं और अचानक से स्टंट बदल लिया हो। नरेंद्र मोदी का पहले से जो स्टंट है, जैसे कि आपने पहले भी दिखाया कि हम पहले अच्छे रिश्तों की शुरुआत करेंगे, जो कि उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रण के साथ अच्छे रिश्तों की शुरुआत की। उसके बाद पाकिस्तान के निरंतर स्टंट देखा कि उन्होंने उसमें कोई सुधार नहीं आया। जैसा कि पाकिस्तान में एक राय नहीं हो पा रही
चाहिए ISI और सेना और वहाँ की जो सिविल गवर्नमेंट है उसके साथ, वैसा हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। इसीलिए भारत ने जो स्टैंड लिया है कि हमारी बातचीत खत्म हो गई विदेश सचिव के साथ, तो भारत की जब बातचीत खत्म हो गई तो भारत की हर तरीके से बातचीत खत्म हो गई। अब तभी शुरुआत होगी जब इन्होंने भारतीय सरकार ने जो शर्तें रखी होंगी कि किन शर्तों पे बातचीत शुरुआत होगी। जहां तक कि बातचीत चलते रहना चाहिए, तो ये बातचीत का कभी कोई अंत नहीं हो सकता। शायद हम फिर 68वीं सालगिरह की जगह 70वीं सालगिरह मनाएंगे, वो बातचीत शुरुआत चलती रहेगी। कहीं ना कहीं हमें निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा। लेकिन सिद्धार्थ, मेरा ये मानना है कि देखिए, हमें बाकी रिश्तों को अपने आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, ये जो हमारे कश्मीर का ऐसा मसला है, और भी बहुत से मुद्दे भारत पाकिस्तान के बीच में, जैसे अफगानिस्तान का मसला है, जो सेपरेटिस्ट उनका मसला है, तो बहुत से, लेकिन इसके आधार पर हमें जो है अपने रिश्तों में खटास नहीं लानी चाहिए। अपना जो हमारा व्यापार है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे अब सार्क नेशन की मीटिंग होने वाली है, वो कम से कम इस बातों को प्रभावित करें। क्या फॉरेन पॉलिसी में क्लैरिटी आपको नजर आ रही है? त्रुटियां लग रही, क्या लग रहा है, कैसे जा रही है? मुझे तो लग रहा है त्रुटियां हैं, क्योंकि क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, ये कैसी क्लैरिटी की उम्मीद आप कर रहे हैं? एक ये समस्या कश्मीर की है और बनी रहेगी। इतनी जल्दी ये रिजॉल्व नहीं होने वाली है। इंदिरा गांधी के टाइम से लेके आपको पता है, जब भुट्टो साहब थे उस समय से लेके आज तक ये समस्या नहीं सुधरी और न सुधरेगी, क्योंकि इसमें दोनों देशों के वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए ये समस्या नहीं सुधरेगी आने वाले दिनों में। लेकिन कम से कम जो आपसी रिश्ते हैं वो बेहतर बने, क्योंकि अगर भारत को एक इमर्ज करना है, जैसे कि नरेंद्र मोदी कहते हैं, महाशक्ति के रूप में, और एक क्षेत्रीय जो पावर के रूप में, और क्षेत्रीय देशों का एक सहयोग लेके अगर एक आर्थिक, क्योंकि नरेंद्र मोदी का नजरिया है वो आर्थिक स्तर पर ज्यादा रहता है, तो उस हिसाब से अगर ट्रेड आप बढ़ाएंगे तो आपको इस तरह की बातों को थोड़ा सा नजरअंदाज करके आपको है अपने रिश्तों को आगे ले जाना पड़ेगा। तो दो तरह के मत यहाँ पर कुल मिलाकर के मैं जो समझ पा रहा हूँ, पीयूष जी का एक अपना अलग मत इसको लेकर के लग रहा है कि ब्लॉकेज कहीं ना आ जाए बातचीत में। संगीता जी स्पष्ट तौर पर इस बात को कह रही कि नहीं, बातचीत जो है वो इस तरह से नहीं बढ़ सकती, आप बंदूक हाथ में रख करके बात नहीं कर सकते। बातचीत बंद करना मतलब कहीं रिश्तों में खटास पैदा हो जाने वाली बात शुरुआत नहीं करती। बातचीत बंद हुई है, भारत को अपने स्टैंड पे खड़ा रहना चाहिए। और ये शायद प्रधानमंत्री या भारत सरकार ये स्टैंड इसलिए है कि कहीं दूसरे देश जो पड़ोसी देश हैं या अमेरिका है, जो सार्क देश हैं, वो इस निर्णय पर ना पहुंच जाए कि भारत अभी भी उसी ढुलमुल नीति के पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अपना एक पक्ष स्पष्ट रख रहे हैं कि हम शक्त हैं। पर सत्याबेन जी, एक बात जरा बताइए, आप इस बात को कह रही हैं कि चलिए ठीक है, जो भी बात हुई हो ना हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर या भारत के हित में बात होनी चाहिए। जब आपकी सरकार थी 10 साल, आपने क्यों ये स्टैंड नहीं लिया? क्या आपको इस बात का मलाल है कि आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह स्टैंड ले सकते थे कि नहीं, इस तरह के अलगाववादी अगर बात करेंगे आकर के उच्चायोग से, जैसा वो खुद कहते आ रहे हैं कि 20-24 साल से बात कर रहे हैं, वो स्टैंड आप लोगों ने क्यों नहीं लिया उस वक्त? देखिए ऐसा है, अलगाववादी पाकिस्तान जाते रहे, आते रहे, अपना वीजा बनवाते रहे, और लेकिन बहुत सारी बातें उस पर हमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर ये वार्तालाप होता है तो उसमें पक्षकार बनने की कोशिश कर रहे हैं, या पाकिस्तान इनको पक्षकार बनाने की बन तो भारत में ही रहे ना सत्याबेन जी, ये हो तो हमारे देश के कैपिटल में ही रहा है। नहीं हो तो रहा हमारे देश की कैपिटल है, लेकिन वार्तालाप में वो अगर पक्षकार बनना चाहेंगे तो उनको कैसे मान्यता दी जा सकती है? एक बात बताइए, श्रीराम ऑडिटोरियम के अंदर एक समारोह हुआ था अब से कुछ साल पहले, जब यूपीए सरकार शासन के अंदर थी। यहाँ पे सभी अलगाववादी नेता इकट्ठा हुए थे और भारत के खिलाफ वो वहां बोल रहे थे। उस टाइम भी आकर के श्रीराम सेना इन लोगों ने बहुत हल्ला मचाया था, उस टाइम भी आपकी सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया था। तो जो नीति की बात अब आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी की नीति क्या है, तो आपकी नीति भी किससे क्लियर थी? देखिए ऐसा है, वो अगर भारत के अंदर हमारे देश में, चाहे दिल्ली में हो चाहे कहीं पर, अगर अपनी बात करते हैं तो कहते हैं, लेकिन अगर वो पक्षकार बनने की कोशिश करेंगे वो ठीक नहीं है। नहीं, कैसे मतलब भारत के अंदर कोई भी आकर के भारत के खिलाफ बोल जाएगा, इसे आप एक्सेप्टेबल मान रही हैं? नहीं एक्सेप्टेबल कहाँ है वो? आप ही कह रहे हैं कि पक्षकार बनना जरूरी है कि अगर भारत में भारत के खिलाफ कोई बोल रहा है, नहीं उसको किस तरह से आप डाइजेस्ट करेंगे? पक्षकार जहाँ दो देशों की सचिव स्तर की जो वार्ता चल रही है। चलिए माधव जी, मैं आपको यहाँ पे लाना चाहूंगा, 10 साल सरकार के पास भी थे, ठीक है सत्याबेन जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास में। माधव जी, 10 साल तो यूपीए सरकार के पास भी थे, ले सकते थे ना स्टैंड ऐसा, कि नहीं ले सकते? कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान के साथ जी माधव जी, रखें अपनी बात। जी आपने क्या पूछा? जी मैं यही पूछ रहा हूं कि क्यों यूपीए सरकार ने स्टैंड क्यों नहीं लिया 10 साल में? जो स्टैंड आज आप लेकर के ये बात कही जा रही है, आपको लगता है स्टैंड लेने के लिए, जिसमें अलगाववादी नेता आकर के बात करते हैं उच्चायोग से हमारे ही देश की राजधानी के अंदर, और इसको लेकर के आपत्ति आप ही लोगों ने जताई है, ये यूपीए सरकार क्यों नहीं कर पाई?
यूपीए सरकार कांग्रेस चला रही थी और कांग्रेस ने 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के साथ जो नीति अपनाई है वो हमेशा वोटों की राजनीति के तहत चलाई है, देश की विदेश नीति के आधार पर नहीं चलाई। ये गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान हमें अभी जो बात कही जा रही है कि हम पाकिस्तान के साथ सारी बातचीत बंद कर दी है, ये गलत है। ये जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत थी वो बंद हुई है। भारत सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम पाकिस्तान से आगे बातचीत नहीं करेंगे। ये एक इशारा है कि आप अगर इसी ढंग से चलते रहोगे तो भारत आपको सॉफ्ट रूप से लेने वाला नहीं है। सॉफ्ट रवैया भारत नहीं अपनाएगा। ठीक है, एक मिनट, एक इशारा देने का काम सरकार ने करना था, वो किया है। माधव जी आपकी बात को काउंटर कर रही है सत्या बहन जी। जी सत्या बहन जी, देखिए ऐसा है, ये कहते हैं ज्यादा, लेकिन हमने करके दिखाया है। पाकिस्तान के टुकड़े करके दिखाए हैं। पाकिस्तान में चाहे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के समय हो तब भी इनको सबक सिखाया है। शिमला समझौते में इंदिरा जी और भुट्टो के साथ वार्तालाप हुआ था तो उसमें ये तो भारत के भी टुकड़े करके दिखाए हैं। 25 में तो इसमें किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त न पहले थी न आज है। ये बात भूल जाती है कि कांग्रेस ने भारत के टुकड़े करके दिखाई है। 15 अगस्त 1947 को जो भारत आजाद हुआ उसके भी टुकड़े आपने पाकिस्तान के जरिए करवाए, वो भी आप भूल गए। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। हमने पाकिस्तान, आप तो उसी पाकिस्तान के सामने नतमस्तक होते हैं। आप उसी पाकिस्तान के सामने नतमस्तक होते हैं। और जिस सेना की बात कर रहे हैं, हमने ढाका में बाकी पाकिस्तानी सेना को सरेंडर कराया था। ये ऐतिहासिक 1948 में पाकिस्तान ने बिरयानी भी खिलाई थी सत्या बहन जी, कब्जे में लिया, एक हिस्सा चाइना को दिया। सरकार ने किया था ना ये। क्या बात कर रही है सरकार? तो आप ही की थी, बिरयानी खिलाई थी। ये अभी आए सलमान खुर्शीद गए थे, जम्मू कश्मीर को भूल रही हो, तब भी बिरयानी खिलाई थी। चाइना ऑक्यूपाइड का जम्मू कश्मीर को भूल रही हो। नहीं, जम्मू कश्मीर को हम नहीं भूल रहे। आप उसका गलत दुरुपयोग करके वोटों में फायदा उठाना चाहते हैं, वो नहीं उठा सकते। जम्मू कश्मीर को नहीं, पाक ने जो ऑक्यूपाई किया वो जम्मू कश्मीर की चाइना ने जो ऑक्यूपाई किया वो जम्मू कश्मीर। एक एक अपना फैसला दे दिया है। नहीं पर वो भारत के साथ है, भारत का अभिन्न अंग है। अब 2-4 अलगाववादियों से थोड़ा ही कोई इस फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब एक बताइए तो करे क्या करे सरकार आपके हिसाब से? पारदर्शी कहाँ कमी आ रही है? आपने तो अलगाववादियों को हमेशा बहुत बड़ा स्थान दिया। एक मिनट माधव जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। एक मिनट, सत्या बहन जी से एक सवाल मेरा है। सत्या बहन जी, कहाँ कमियां हैं अभी इस वक्त? कहाँ क्या गलत हो रहा है बीजेपी के साथ में? क्या आपको लग रहा है फॉरेन पॉलिसी में क्या दिक्कत है? क्या करना चाहिए इनको आप सत्ता में आए तो? देखिए ऐसा है कि हमारे देश के, हमारे भारत के संबंधों पे और इनके सम्मान पे किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहिए। ये केवल और केवल ये नरेंद्र मोदी की सरकार केवल और केवल इस देश में अराजकता फैलाकर केवल राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। ये देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, देश की जनता में भाईचारे में खत्म करना चाहते हैं। आगे यही इनका इरादा है। मैं विदेश चलिए, यही इनका इरादा है। नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी माधव जी पूछिए। ये बहन जी जो कह रही है जी, आज मान लो आज की सरकार ने पाकिस्तान के साथ जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पर बातचीत चल रही है वो बंद करने के बाद ये बहन जी कह रही है कांग्रेस की जो भूमिका है वो, मान लो ये बातचीत चलती रहती थी तो कांग्रेस का आज का रवैया क्या रहता था? कांग्रेस यही कि चिल्लाती थी रूफटॉप्स के ऊपर से कि देखिए ऐसा है। एक मिनट सत्या बहन जी बात सुन लीजिए, फिर आप समझौता कर रहे हैं। सॉफ्ट है, पाकिस्तान के साथ सॉफ्ट है। चलिए एक मिनट, आप किसी भी तरीके से केवल विरोधी भाषा ही इस्तेमाल करना चाहती हो, देश हितों का विचार आप कांग्रेस नहीं कर रही है। जी सत्या बहन जी जवाब दे दीजिए माधव जी का। देखिए ऐसा है, माधव जी जो कह रहे हैं मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं और उससे पहले से जब से इन्होंने भूमिका बनाई है, ये केवल और केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए देश के टुकड़े कराना चाहते हैं और देश में भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं। इसी लिहाज से चाहे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंधों की बात हो और इनका कोई
स्टेट और कोई भी एकदम स्पष्ट संदेश नहीं गया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने इनके जो भी ये संदेश उसको उन्होंने तवज्जो नहीं दी। सत्या बहन जी एक बात बताइए, अगर तवज्जो, एक मिनट अगर आप सवाल खड़े कर रही है तो हमें बताइए, रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी उस वक्त तत्कालीन उन्होंने क्या कहा था संसद के अंदर? उनके पास रिपोर्ट तक गलत थी कि वहां संसद के अंदर जब उनसे पूछा गया कि बीएसएफ की जो फायरिंग हुई है सीजफायर उल्लंघन को लेकर के, उसकी रिपोर्ट उनके पास गलत थी, उनके पास पूरी जानकारी नहीं थी। संसद के अंदर आपके नेताओं का यह हाल रहा है। अब आप किस मॉरल स्टैंड के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं? देखिए ऐसा है, ये संसद पे जब हमला हुआ था वो इनकी सरकार के समय हुआ था। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, संसद के अंदर जो बात कही गई थी वो एक अलग विषय है, संसद पे हमला एक अलग विषय है, पर जब सीज फायर के उल्लंघन और जो पिछले 10 सालों में पाकिस्तान ने जितने बार हमला किया, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान की सेना ने हमारे सैनिकों के सर काटे, चाहे उनके तो आपके गृहमंत्री पार्लियामेंट में बयान दे रहे थे कि पाकिस्तान की सेना नहीं, सेना की विदेश में आतंकवादी है। जी, आप तो पाकिस्तान का बचाव कर रहे थे। सिर उठाया तो हमने भाई पाकिस्तान का बचाव करने का काम आपकी सरकार कर रही थी। ये कौन सी विदेश नीति थी आपकी? ठीक है, चलिए संगीता जी को मैं आप लाना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास में। संगीता जी, यहाँ पे जो हम हुर्रियत के जो नेता थे उनकी बात अगर सिलसिलेवार तरीके से कि वो कश्मीर पर बात नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार कश्मीर पर अब बात नहीं करना चाहती और बातचीत को खत्म किया गया, नेगेटिव सेंस में इसको लिया गया है। ये सब बातें जब होगी और जब अलगाववादी नेता इस तरह से बात करेंगे तो क्या आपकी बातचीत के अंदर, जिसका जिक्र जैसा पीयूष पंत साहब भी कर रहे थे कि जो आप बातचीत को लेकर के बार बार आगे बढ़ रहे हैं, वो बातचीत में फिर आप नहीं उस लेवल पे पहुंच पाएंगे और फिर आगे आप स्थितियां जो है वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगी? देखिए, जो विदेश सचिव की वार्ता को रोका गया उसमें स्पष्ट कहा गया है कि सुजाता सिंह अब विदेश सचिव पाकिस्तान के जो दौरे पर जाने वाली थी बातचीत में, अब उस बातचीत से कुछ हासिल नहीं हो सकता है। तो निश्चित ही कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि वो दौरा अभी इस वक्त बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए सिर्फ विदेश सचिव के बीच की जो वार्ता थी उसको खत्म किया गया है। ऐसा कोई स्टेटमेंट गवर्नमेंट का नहीं आया है कि हम पाकिस्तान से हर तरीके की बातचीत को बंद कर रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने जो सिर्फ कश्मीरी हुर्रियत के या कश्मीरी नेताओं को या अलगाववादी नेताओं को जो आमंत्रण दिया, जैसे कि सत्या बहन जी बार बार बोल रही थी कि पक्षकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यदि उनकी दृष्टि से भी देखा जाए तो पाकिस्तान की मंशा यहाँ पर स्पष्ट भी नहीं है और संदिग्ध है। क्योंकि वो पक्षकार सिर्फ एक को नहीं बना सकते। आप एक दल के साथ बात नहीं कर सकते, ये एक पक्ष के साथ सिर्फ बात नहीं कर सकते। संगीता जी, कुल मिलाकर के आज मुलाकात तो हो ही गई ना, मिल तो वो लिए ही जाकर के। आपने भले ही ये मंशा दिखा दी कि नहीं हम नहीं चाहते मिले, पर वो अल्टीमेटली मिले और इस बात का गिलानी ने फायदा उठाया। जाने से पहले उन्होंने कह दिया कि मैं देखता हूं अगर मुझे रोका जाएगा तो बाहरी ताकतें अपनी रुतबे का गलत इस्तेमाल करके मुझे रोकेंगी। तो आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल तो उस मंशा में हुए ही नहीं जो आप चाह रहे थे। तो इससे हमें प्रोपेगेंडा नहीं है क्या? नहीं, ये प्रोपेगेंडा तो हुआ, निश्चित है। प्रदर्शन भी हुआ भारत के, जो मैं बार बार कह रही थी कि कहीं ना कहीं ये मनभेद समझ में आ गए हैं। ये अलगाववादी, चूंकि निश्चित है अब हम इनको कश्मीरी नेता नहीं कह सकते, जो नाम दे रखा है वो निश्चित तय हो गया है कि एक अलगाववादी नेता के रूप में काम कर रहे हैं। और यदि अलगाववादी नेता के रूप में काम नहीं कर रहे होते तो ये पाकिस्तानी उच्चायुक्त में जाकर आमंत्रण स्वीकार करके बातचीत को आगे नहीं बढ़ाते। तो जो नेताओं का तो कश्मीर, पाकिस्तान उनको कश्मीरी नेता बोल रहा है कि हमें कश्मीरी नेताओं से मिलने में कोई हर्ज नहीं है, पर हिंदुस्तान उनको अलगाववादी नेता कह रहा है। और उन कश्मीरी नेताओं ने अपने आप को पुख्ता कर दिया है कि हम अलगाववादी नेता है। वो बोल रहे कि भारत ये कह रहा है, भारत ये कह रहा है, संबोधन निश्चित है। तो भारत की विदेश नीति में अब हमें जो अंदरूनी जो मामले हैं उनके अनुसार इन अलगाववादी नेताओं के साथ वार्ता करके जो भी एक जवाब माधव जी अपनाया जाए। माधव जी, जरा एक बात बताइए, अब ये बात ठीक है, अब आपने इस बात को लेकर के अपनी बात रख दी, एक स्टैंड लेने की जो बात आप कह रहे हैं वो स्टैंड मान लिया आपने ले लिया, पर एक बात बताइए, मुलाकात तो हो ही गई, मुलाकात तो करके वो लोग आ ही गए, तो इतना जो हो हल्ला मचा हुआ है, या भारतीय जनता पार्टी इतना हो हल्ला मचा रही है कि हमने तो ये कह दिया और अब हमने नहीं मिलने दिया, पर मुलाकात तो हो गई। अल्टीमेटली आप जो चाह रहे थे, जो आप जिस चीज को रोकना चाह रहे थे वो चीज तो रुकी ही नहीं ना, आप रोक लेते। देखिए सत्या बहन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरा सवाल माधव जी से। सत्या बहन जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं माधव जी से बात कर रहा हूं। माधव जी, अगर आप मेरा सवाल सुन पाए हो सर। नहीं, आपने क्या सवाल पूछा? मेरा सवाल बड़ा ये है कि स्पष्ट है कि आपको आपत्ति थी और आपने भेंट हो गई, बातचीत हो गई, ऐसा आपका सवाल है? हाँ, तो आपको वो बातचीत रोकनी थी ना, इतनी मुलाकात तक बात ही नहीं जाने देनी थी। अगर आपको इतना ही वाकई देशभक्ति की चिंता और देश की चिंता है तो अलगाववादी ने तो मुलाकात करके आई है। सभ्यता के तहत जी, सभ्यता के तहत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को ये चेतावनी दे दी थी कि आप
अलगाववादी नेताओं के साथ अगर मिलना जुलना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, तो आपको दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। या तो भारत सरकार के साथ बातचीत करोगे या अलगाववादी नेताओं के साथ बातचीत करोगे। ठीक है जी। उनको मौका दिया था भारत सरकार के साथ बातचीत चालू रखने का जी, उन्होंने उस मौके को ठुकरा दिया। तो मतलब वो अलगाववादी से बात कर सकते हैं। आप जिस तरह से पूछ रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या यह अलगाववादी नेताओं से जो बातचीत करने के लिए पाकिस्तान के हाई कमिश्नर गए थे जी, सरकार ने क्या उनको अरेस्ट करना चाहिए? वो आपका प्रेरोगेटिव है। फिर आप इतना बड़ा क्या सुझाव है? नहीं, मेरे सुझाव से क्या होता है, ये तो सरकार का प्रेरोगेटिव है। आप लोग जब इस बात को पूछ रहा हूं। नहीं, मैं सुझाव, सरकार आपके सुझाव आप लेंगे, लोगों आप जो सुझाव दोगे वो सरकार पर कहीं ना कहीं उसका असर होगा। ना, मैं तो सीधा स्पष्ट आपसे जानना चाह रहा हूं ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार इसको देशभक्ति से जोड़ जोड़ के देख रही है। तो जब आप इतना बड़ा प्रेरोगेटिव ले रहे हैं, इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो उसको पूरा कर देते हैं आप। भारतीय जनता, ये देखिए, ये पहली बात आप ये जहन में रखिए कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी का अकेले का मुद्दा नहीं है, भारत सरकार का मुद्दा है जी। और जब भारत सरकार का मुद्दा है तो वो पूरे देश का मुद्दा है जी। ठीक है, चलिए इस पर लौटेंगे। आप तो देश एक पार्टी का कोई व्यक्ति जी अपने अधिकार में कुछ भी कह सकता है, लेकिन भारत सरकार जब बात करती है तो वो सरकार के तरीके से ही बात करेगी। नहीं, पर आगे भी इस तरह से मुलाकातें होती रहेंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? की गई है, अगर ये रजिस्टर हुआ है। ठीक है सर, अगर आगे इस तरह की मुलाकातें वो सरकार दिखाएगी ना। पहले अभी पिछले कई सालों में जैसे आपने ही शुरू में दिखाया और ये बार बार कहा गया कि पिछले कई सालों से हम अलगाववादी नेताओं से मिलते आए हैं तो सरकार ने कभी कुछ किया नहीं, आज अचानक आप क्यों बोल रहे हो जी? आज ये भारत सरकार ने दिखा दिया कि आपको दोनों में से किसी को एक को चुनना है जी। अब इसके आगे जाकर सरकार क्या करेगी वो हमको देखने को मिलेगा जी। सत्याबेन जी, क्या लगता है सरकार आगे क्या करेगी? आप कैसे देख रही हैं, कांग्रेस कैसे देख रही है इसे? देखिए, ऐसा है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार पूरी तरह से विदेशी मामलों में इनकी कोई धमक नहीं है, फेलियर है। जो ये कहते हैं कि हमने चेतावनी दे दी थी या हमने उनको आगाह किया, इनकी चेतावनी पाकिस्तान ने बिल्कुल गंभीरता से नहीं ली और बहुत हल्के से ली है। और उस पर ये पाकिस्तानी उच्चायुक्त का उनको निमंत्रण देके एन वार्ता से पहले उनको बुला के और उनके साथ वार्तालाप करना ये ठीक नहीं है और ये माहौल को खराब करने की बात है। और ये मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार जो भी कहे, लेकिन इनका कोई भी हल्के से लिया और बिल्कुल पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने, पाकिस्तानी सरकार ने इनको गंभीरता से नहीं लिया और ना ही इनकी कोई धमक महसूस की। ठीक है, पीयूष पंत साहब, आपने सुना क्या जब इस बात को कहा गया कि माधव भंडारी जी ने जो बात कही अपनी ओर से, उस बात से कितना इत्तेफाक आप रख रहे हैं? मैं फॉरेन पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूँ। नहीं, देखिए, अभी तो विदेश नीति के अभी इस सरकार को आए हुए कुछ समय ही हुआ है और जहां तक, लेकिन एक सकारात्मक संकेत मिले थे जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी और उसके बाद जिस तरह से वो पड़ोसी देशों के साथ उन्होंने रिश्ते सुधारने के लिए जो कवायद करी, सबको बुलाया, तो और सबसे पहले वो पड़ोसी देशों में गए, भूटान गए, वो नेपाल गए, वो तो इस तरह से लगा कि मोदी जी की एक ऐसी नीति बनाना, विदेश नीति बनाना चाहते हैं जो सब खासकर पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बना के और सबको साथ लेके वो चले। तो लेकिन पाकिस्तान, ये निश्चित रूप से तय है कि पाकिस्तान एक ऐसा सोर पॉइंट है, एक ऐसा घाव है, तो इसमें बुराई क्या है? हम हमारे टर्म्स पे मिलना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, तो एक ऐसा नासूर है, मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान एक ऐसा नासूर है जो इस रिश्ते में जो भारत बनाना चाहता है पड़ोसियों के, कि वो गाहे बगाहे जो है वो कष्ट देता रहता है। तो इसके लिए मरहम लगाना भी जरूरी है और वो मोदी ने किया था, लेकिन उसके हमेशा जो बड़ा ही सेंसिटिव मसला रहता है और कश्मीर ऐसा मुद्दा है कि उसको लेके अगर हम देखें तो विदेश नीति भारत की जो है औरों के साथ दूसरी रहेगी, लेकिन पाकिस्तान के साथ निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसकी विदेश नीति में बदलाव आएगा, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा ऐसा है कि जो लगातार आज बहुत सालों से जो है, इस फैसले से सर आगे क्या होगा, क्या लगता है? मेरे संगीता जी, एक सेकंड में फिर आपसे, पीयूष जी, इस फैसले से आगे क्या होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, जो फैसला है वो मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पे जो वो करते थे, उन्होंने एक अपना जो है कि ये दिखा दिया कि भाई हम इससे सहमत नहीं है और हम ये पसंद नहीं करते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो मोदी जी का जो एक नजरिया है उसमें ये यहाँ पे ये बहुत ज्यादा बिगड़ेगे रिश्ते। और आगे निश्चित रूप से जो है मोदी जी ने ये एक संदेश दिया है अपने देश में भी जनता को कि हम मौके पे जो है, इन्होंने जो अपने भाषण में भी कहा था कि हमको देखिए आप ऐसा मत समझिएगा, हमें गुस्सा भी आता है
और हम दया भी करते हैं। तो हम जब चाहते हैं तो हम जो है कि आप पे जो है आक्रमण भी कर सकते हैं और वैसे हम थोड़े से नरम भी रह सकते हैं। तो वही मुझे लगता है कि मोदी जी का एक जो दूसरा नजरिया है वो चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ साथ क्योंकि देश की ये मांग है, क्योंकि देश में जो स्थितियां हैं, जो जनता चाहती है कि एक पाकिस्तान के अगर इस तरह की बातें करे तो पाकिस्तान को एक जरूर उसके खिलाफ एक आवाज जानी चाहिए। तो वो जो है नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार ने एक संकेत दिया है कि भाई देखिए आप हमें टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। मैं बिल्कुल पंथी जी की बात से सहमत हूं कि निश्चित ही भारत की विदेश नीति पाकिस्तान के साथ अलग रहेगी। जहां तक इस मसले का हल है, भारत ने बहुत स्पष्ट रूप से कर दिया है कि अभी तक जो सालों से होता रहा है कि अलगाववादी नेताओं के साथ भी बातचीत होती रही और भारत सरकार के साथ भी बातचीत होती रही, ये दोनों बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। कोई भी एक बात, पर ये अलगाववादी नेता तो मुलाकात तो करते ही रहेंगे। अब ये अलगाववादी नेताओं ने, चूंकि जैसे कि माधव जी ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने स्वीकार किया कि हम अलगाववादी नेताओं से मुलाकात करेंगे, ना कि भारत सरकार से। भारत सरकार ने अपनी वार्ता समाप्त कर दी। अब पाकिस्तान को ये स्टंट लेना है, चूंकि उन्होंने सवाल किया था आपसे कि क्या अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, उनको रोकना था। हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि पाकिस्तान अपने आप उनसे बचेगा बात करने से, क्योंकि पाकिस्तान का मसला उन अलगाववादी नेताओं से बात कर नहीं सुलझ सकता जब तक कि भारत सरकार से बात ना करेंगे। भारत सरकार से यदि बात करनी है तो आपको अलगाववादी नेताओं से बात नहीं करनी होगी। तो निश्चित है पाकिस्तान अगले समय जब भारत सरकार से बात करना चाहेगा तो वो अलगाववादी नेताओं से अपने आप ही बात नहीं करेगा। क्या आपको लगता है जो बहुमत की बात बार बार कही जा रही है, सरकार के पास इतना बहुमत है तो वो और बेटर स्टैंड ले सकती है विदेश नीतियों के ऊपर? जो प्रॉब्लम लगातार रही कांग्रेस के साथ में कि आपको इसकी भी सुननी है, आपको इसकी भी सुननी है, मतलब एक बिल्कुल गृहस्थी में बहू की तरह हालत हो जाती है कि आप अपने हिसाब से निर्णय नहीं ले सकते। नहीं, निश्चित है कि बहुमत की सरकार है तो निर्णय लेने में सक्षम है और निर्णय रहेगी, परंतु जब विदेश के मामले हो जाते हैं और निश्चित पाकिस्तान जैसे मामले हो जाते हैं तब बहुमत एक बहुत बड़ी बात नहीं होती। एक भारत देश की बात हो जाती है और सरकार की होती है, तो हर सरकार को बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ता है। बिल्कुल। सत्या बहन जी, कैसे पूरे इस विषय को देखती हैं आप? जल्दी से संक्षेप में अपनी बात रखिए। ऐसा है, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क जरूर है लेकिन हमारा मित्र देश कतई नहीं। जिस तरह मित्र पर व्यवहार नहीं करता है तो देश के सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान अगर देश के खिलाफ जिस तरह की साजिश करेगा उसमें हम किसी भी तरह से हमारी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। माधव जी जल्दी, ठीक है, रक्षा जल्दी से एक मिनट में एक बात आप लूं। रक्षा तैयारियों के संबंध में हम ज्यादा बोलते नहीं, चाहे आईएनएस कोलकाता हो चाहे आईएनएस विक्रांत हो, हमारी तैयारियां हमेशा रही हो, हमने पूरा किया। नरेंद्र मोदी जी ने तो केवल खड़े होकर फोटो खिंचवा के अपना नाम लिखवाया। चलिए ठीक है, वो अलग विषय मैडम, ठीक है सत्या बहन जी, अलग विषय। माधव जी बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रख दीजिएगा। देखिए, आज की सरकार ने जो कदम लिया है, उठाया है, वो बिल्कुल सोच समझ के उठाया है और देश की जनता की जो भावना है उसके साथ जुड़ा हुआ ये कदम उठाया है। आज देश की जनता चाहती है कि अब पाकिस्तान के साथ कड़ा रवैया अपनाया जाए। चलिए, तो बिल्कुल पाकिस्तान की जो शरारतें हैं वो अब बंद होनी चाहिए। ठीक है, माफ कीजिएगा माधव जी, वक्त का तकाजा है, एक दिन में ये नहीं हो सकता, एक दिन में पॉसिबल नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त की कमी मेरे पास यहाँ पर है। आप इस सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष जी, माधव जी, संगीता जी और सत्या बहन जी, सभी हमारे साथ जुड़े। पर सबसे बड़ा सवाल आखिर यही है, ये जो नीति, जो स्टैंड हमने लिया है, इस स्टैंड पर हम आगे कब तक काबिल रहेंगे? और इस स्टैंड पे अगर हम रहते हैं, इस स्टैंड पे अगर हम बने रहते हैं, तो क्या विदेश नीति को लेकर के जो बीच का रास्ता बार बार निकाले जाने की बात आती है, जो एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है, उस लक्ष्मण रेखा के पार जाने को लेकर के क्या हिचकिचाहट आगे आने वाले दिनों में दिखेगी या नहीं दिखेगी? तो देखना है, वक्त ही तय करेगा। फिलहाल राजचक्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।